बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी का ये मॉडल पेपर होगा जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का सामना आप लोग करेंगे आज। ओके, और लिखित का मॉडल पेपर तैयार हो रहा है। जल्द ही आप लोगों के समक्ष लिखित के मॉडल पेपर की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिंदी साहित्य, संस्कृत, इंग्लिश, इन सभी के मॉडल पेपर आने की संभावना जल्द ही है आपके लिए। उस पर कार्य चल रहा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा उसके लिए। लिखित मॉडल पेपर जल्द ही आएगा। ऑब्जेक्टिव अभी देखिए, क्योंकि अभी अधिकतर अच्छा ये बता दूं मैं, जिनकी परीक्षा जैसे हुई थी उसी के हिसाब से उनकी परीक्षा होगी। ओके, कुछ विश्वविद्यालय चेंज करेंगे, बाकी लगभग जिस प्रकार से होती थी उसी प्रकार से होगी, यानी पेपर उसी प्रकार से होगा। तो भाई, मानव भूगोल आपको पढ़ना है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जियोग्राफी के आइए चर्चा करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं जियोग्राफी से। ओके, चलिए देखिए भाई, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। तो बीए सेकंड सेमेस्टर, यानी कि बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। बीए पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर। ओके, वहाँ से ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष देखिए। पहला प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है। एंथ्रोपोजियोग्राफी एक पुस्तक है और एक ग्रंथ भी माना जाता है। ये तो किसने लिखा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक या ग्रंथ किसने लिखा है? तो भाई फ्रेडरिक रेटजल ने लिखा है। किसने लिखा है? फ्रेडरिक रेटजल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है जियोग्राफिक सिंटैक्स किसने लिखी। जियोग्राफिक सिंटैक्स जो पुस्तक है किसने लिखी भैया? तो टॉलेमी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा, पार्थिव एकता सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था भैया? वान हम्बोल्ट के द्वारा। किसके द्वारा? वान हम्बोल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखो अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं है। निश्चयवाद का समर्थक कौन नहीं भैया? निश्चयवाद का समर्थक इनमें से कौन नहीं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो बिडाल डीला ब्लास ये नहीं है निश्चयवाद के समर्थक। ओके, कौन नहीं है? बिडाल डीला ब्लास आपके। ओके, समझ में आ रही बातें? तो बिडाल डीला ब्लास यानी वाइडल डीला ब्लास जो हैं, यही इसके जो है समर्थन में नहीं है। बाकी जो है सैंपल यानी कुमारी सैंपल, फ्रेडरिक रेटजल और इमैनुअल कांट ये निश्चयवादी समर्थक हैं। बिडाल डीला ब्लास आपकी यही नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कि संभववाद की विचारधारा का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ये फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इसके जन्मदाता कौन है? तो फेब्रे महोदय हैं संभववादी विचारधारा के। अच्छा, आपसे पूछे कि रुको एंड जाओ सिद्धांत के प्रणेता कौन है। तो रुको एंड यानी कि स्टॉप एंड गो थियरी जो है निश्चयवाद जो कहा जाता है, उसके प्रणेता कौन है? ग्रिफिथ टेलर ही हैं। कौन है? ग्रिफिथ टेलर जो है इसके प्रणेता हैं। इसके अलावा प्रसंभववाद जो है, प्रसाम्यवाद जो प्रसाम्यवाद है, इसकी परिकल्पना की थी OH के स्पेट महोदय ने। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि निश्चयवाद की विचारधारा किसने प्रतिपादित की, तो फ्रेडरिक रेटजल ने प्रतिपादित की थी। ओके, निश्चयवाद। लेकिन जो रुको एंड जाओ निश्चयवाद है, उसके प्रणेता कौन है? ग्रिफिथ टेलर हैं। ओके, ये सब बातें ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि बिडाल डीला ब्लास जो है उन्होंने कौन से संकल्पना से संबंधित है वो? तो संभववाद से हैं। किससे जो है संबंध रखता है बिडाल डीला ब्लास? तो ये संभववाद से संबंध रखते हैं। किससे? संभववाद से। ओके, बात ध्यान रखेंगे। जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी एक पुस्तक है, किसने लिखी है? जियोग्राफी इन 20th सेंचुरी, तो इसके लेखक कौन है? टेलर महोदय हैं। ओके, रेडजल की शिष्या कौन है? मतलब कि सैंपल जो है किसकी शिष्या हैं? जो कुमारी सैंपल हैं, ये कुमारी सैंपल जो हैं ये फ्रेडरिक रेटजल जो हैं महान भूगोलवेत्ता कहे जाते हैं, उन्हीं की शिष्या थी ये फ्रेडरिक रेटजल की। कौन? कुमारी सैंपल। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए भैया, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मानव भूगोल के तथ्यों को कितने भागों में बांटा गया है, बताएं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मानव भूगोल के तथ्यों को कितने भागों में बांटा गया है? एक भागों में ऑप्शन है, बी 2 भागों में, सी 3 भागों में, या फिर डी 4 भागों में, बताएं।
मानव भूगोल के तथ्यों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भैया 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मानवीय अभिव्यंजना को हंटिंगटन ने कितने भागों में बांटा था यानी विभक्त किया था? ऑप्शन है 1 भागों में, ऑप्शन बी है 2 भागों में, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन सी है आपका डी है ऑप्शन आपका 4 भागों में। बताएं मानवीय अभिव्यंजना को हंटिंगटन ने कितने भागों में विभक्त किया है? तो भैया 4 भागों में विभक्त किया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके समक्ष है धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? बताएं धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर जल का विस्तार है? ऑप्शन ए है 65%, ऑप्शन बी है 68, ऑप्शन सी है 71 और ऑप्शन डी है 75। तो धरातल के लगभग और लगभग 71 यानी कि 71% भाग पर क्या है? जल है। जल का विस्तार है महासागरों का, नदियों का, झीलों का, तालाबों का, इन सभी का। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा पर्वत पठार मैदान किस अभिव्यंजना में सम्मिलित किए जाते हैं? बताएं पर्वत पठार और मैदान ये किस अभिव्यंजना में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये स्थल रूप है पर्वत पठार मैदान, या जलराशियां हैं, जलवायु है, या फिर ग्लोबल स्थिति है? तो पर्वत पठार और मैदान ये स्थल रूप है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहता है यानी कि जो है भूगोल के जनक कौन है भैया? हम्बोल्ट है, हंटिंगटन है, फ्रेडरिक रेटजल है, या फिर कार्ल रिटर है? तो सभी को पता होगा कौन है? रेटजल महोदय है। ठीक है, फ्रेडरिक रेटजल। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, एफ रेटजल। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपके समक्ष कथन है कि मानव भूतल की उपज है, या कथन किसका है? ऑप्शन है रेटजल, ऑप्शन बी है मतलब इमैनुअल कांट, ऑप्शन सी है ईसी सैंपल और ऑप्शन डी है हम्बोल्ट। तो भैया मानव भूतल की उपज है, इसको कहा था बिडाल डीला ब्लास ने। क्या कहा था? इसको बिडाल डीला ब्लास ने कहा था। ऑप्शन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन इसमें ए लिख लीजिएगा, बिडाल डीला ब्लास। ओके, बिडाल डीला ब्लास, या कोई ऑप्शन कर दीजिएगा, ये इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। बिडाल डीला ब्लास इस कथन को कहने वाले हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न देखिएगा पार्थिव एकता का सिद्धांत की विवेचना किसने करी? पार्थिव एकता के जो सिद्धांत है इसकी विवेचना किसने करी थी भैया? पार्थिव एकता सिद्धांत की विवेचना किसने करी थी? पार्थिव एकता सिद्धांत की विवेचना करी थी भैया। अच्छा, वहाँ पर मैंने आपको बताया था पार्थिव एकता जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन वान हम्बोल्ट ने किया था। प्रतिपादन पूछेगा तो वान हम्बोल्ट लगाइएगा। अगर पूछेगा कि विवेचना किसने करी थी तो विवेचना फ्रेडरिक रेटजल ने भी विवेचना करी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी लगाएंगे। ओके, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे रुको और जाओ सिद्ध निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है भाई? टेलर, ग्रिफिथ टेलर। ओके, और इसके अलावा एक प्रश्न और है आपका, वोल केर कुंडे एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रेटजल। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद से संबंध रखते थे, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, नव निश्चयवाद से। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न देखिएगा प्रसंभववाद शब्द किसने प्रयोग किया? प्रश्न है बड़ा अच्छा, प्रसंभववाद शब्द किसने प्रयोग किया? ये सारे के सारे प्रश्न आप क्या आ सकते हैं इन सभी पर। ये प्रश्न जो संभववाद निश्चयवाद यहाँ से लगभग 2 प्रश्न आने हैं, एकदम से तय है 100%। तो प्रसंभववाद किसने प्रयोग किया भाई? सबसे पहले तो किसने किया था? OH के स्पेट महोदय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा? गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा भैया? बताने का प्रयास करेंगे। जीन्स ब्रूंस ने, ब्लास ने, रेटजल ने, जो है इंटिंगटन ने, सॉरी यानी हंटिंगटन, यहाँ पर लिखना चाहिए, इंटिंगटन लिख गया, हंटिंगटन। बताएं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बुद्धिमान शक्ति किसने कहा है? किसने कहा? जीन्स ब्रूंस ने कहा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक ही जीव की कल्पना किसने करी है? संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक जीव की कल्पना किसने करी है? बिडाल डेला ब्लास ने, या फिर वान हम्बोल्ट ने, या फिर जीन्स ब्रूंस ने, या फिर फ्रेडरिक रेटजल ने? बताने का प्रयास करें सभी लोग, फटाफट से बताएं। संपूर्ण विश्व में एक ही आत्मा व एक जीव की कल्पना जो करी है वो वान हम्बोल्ट ने करी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से जैविक शक्तियों में जो है सम्मिलित नहीं है। निम्न में से जैविक शक्तियों में सम्मिलित नहीं है भैया। जलवायु सम्मिलित नहीं जैविक शक्तियों में, या पेड़ पौधे, या मानव, या कीड़े? बताएं तो निम्न में से जैविक शक्तियों में सम्मिलित नहीं है। तो जलवायु जो है जैविक शक्तियों में सम्मिलित नहीं है, ये भौतिक एक प्रकार से प्राकृतिक है, जैविक नहीं है। पेड़ पौधे, सॉरी पेड़ पौधे, मानव और कीड़े जो हैं ये सब एक प्रकार से जैविक शक्तियों के अंतर्गत आते हैं, जबकि जलवायु जो है ये भौतिक शक्तियों के अंतर्गत
नहीं आती है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? निम्न में से किसे मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है भैया? तो किसको कहा था? सभी को पता होगा, रेटजल को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल के क्षेत्र में नवीनतम विचारधारा है। मानव भूगोल के क्षेत्र में नवीनतम विचारधारा कौन है? संभववाद, निश्चयवाद, सांभाव्यवाद या फिर नवनिश्चयवाद? तो भैया ये जो सांभाव्यवाद है वही जो होता है मानव के क्षेत्र में नवीनतम विचारधारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कुमारी सेम्पुल किस विचारधारा की समर्थक हैं? कुमारी सेम्पुल जो हैं वो किस विचारधारा के समर्थक हैं? नवनिश्चयवाद की, निश्चयवाद की या संभाव्यवाद की या संभववाद की? बताएं। तो कुमारी सेम्पुल जो हैं वो निश्चयवाद की समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने वाले विद्वान हैं। हंटिंगटन है क्या, या बिलास हैं, या ब्रून्स हैं, या टिवार्थरा हैं? कौन है? तो सभ्यता के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने वाले जो विद्वान हैं वो ब्रून्स हैं, यानी कि जीन्स ब्रून्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवनिश्चयवाद का समर्थक नहीं है? निम्न में से कौन नवनिश्चयवाद का समर्थक नहीं है? ऑप्शन ए है टेलर, ऑप्शन बी है राक्सबी, ऑप्शन सी है हर्बर्टसन और ऑप्शन डी है फेब्रे। बताएं, निम्न में से कौन सा विचारक नवनिश्चयवाद का समर्थक नहीं माना जाता है? तो फेब्रे जो है नहीं माने जाते। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। बाकी टेलर, हर्बर्टसन और राक्सबी ये नवनिश्चयवाद के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से मानव भूगोल की शाखा नहीं है। निम्न में से मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक भूगोल, ऑप्शन बी है जंतु भूगोल, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक भूगोल और ऑप्शन डी है अधिवास भूगोल। बताएं, निम्न में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो जंतु भूगोल जो है ये मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाया है। देखिए आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा होगा। एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न हो वो दिखाई पड़ेंगे, और जब ये प्रश्न आएंगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे तब, जब आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखे रहेंगे, सुने रहेंगे मेरी सारी बातों को। तो इससे पहले एक वीडियो मेरा और अवेलेबल है, मैं बता दे रहा हूँ। इससे पहले मेरा एक वीडियो और अवेलेबल है, उसमें मैंने चैप्टर वाइज प्रश्नों को आपको बताया था। तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक प्रकार से रिवीजन के तौर पर मैंने फिर से सोचा कि आपकी कल परीक्षा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ की, तो आपको दे दिया जाए ताकि क्या हो कि आप आसानी से पढ़ सको। बाकी जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा होने वाली है उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जी आप किस विश्वविद्यालय के लिए पढ़ाते हैं? तो भैया हमारे अंदर मैं बहुत सारे विश्वविद्यालय जैसे कि CCSU हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गया, और इसके अलावा आप देखेंगे DDU हो गया, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गई, ऐसी प्रकार से बलिया जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, मतलब जितने सारे विश्वविद्यालय आपके इधर उधर पड़ते, कानपुर विश्वविद्यालय हो गया, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया, साकेत प्रोफेसर रज्जू भैया हो गया, इन्हीं सभी विश्वविद्यालय जो हैं आसपास के, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, BHU, ये तमाम प्रकार जितने भी आपके कॉलेज पढ़ रहे हैं इधर उधर आसपास के, वैसे सभी विश्वविद्यालय के लोग पढ़ सकते हैं। अब तो सिलेबस सभी का सेम भी हो चुका है, तो कहीं पर भटकने की आवश्यकता आपको नहीं कि मेरे का नहीं मेरे का है, आपको पढ़ना यही पड़ेगा। ओके, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में से ही से प्रश्न आने हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो विश्व का सबसे आबादी वाला राष्ट्र कौन सा है? प्रश्न आपके समझ आ चुका है कि विश्व का सबसे जो है अधिक आबादी वाला राष्ट्र कौन सा है? चीन में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, भारत में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राज़ील में? तो भाई हमारे सभी जो है भाई बहनों को पता होगी ये बात कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहती है? चाइना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। दूसरे नंबर पर भारत में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? चाइना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर है? किस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, मतलब उसकी जनगणना के अनुसार, जनसंख्या विभाग के अनुसार, जो वहाँ का जनसंख्या विभाग है जिसने जनगणना किया, उसके बाद में ये बताया कि जो है प्रजनन दर यहाँ की सबसे कम है? इटली की, या स्वीडन की, या ऑस्ट्रेलिया की, या फ्रांस की? बताएं भाई। तो किसकी? फ्रांस की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि जापान की 3/4 जनसंख्या 3 द्वीपों में फैली हुई है, वह चौथा द्वीप कौन सा है जहाँ जनसंख्या नहीं? तो क्यूशू, शिकोकू और होन्शू और होक्काइडो, ये 4 द्वीप जापान के बड़े फेमस हैं।
वैसे तो जापान में कुल मिलाकर के 780 के आसपास, 720 के आसपास द्वीप है, सॉरी 1500 कुछ ऐसे द्वीप है, बट छोटे बड़े मिला करके। बट जो है आप देखेंगे तो 4 द्वीप जो है, 98% जनसंख्या जो है पूरे के पूरे जापान की मात्र 4 द्वीपों पर निवास करती है। और 4 द्वीप आपके क्यूशू, शिकोकू, होक्काइडो और होन्शू ही हैं। अब प्रश्न बन रहा है कि जापान की 3/4 जनसंख्या मात्र 3 द्वीपों में ही फैली हुई है, और चौथा द्वीप जो है वो कौन सा, जहाँ पर जनसंख्या नहीं है। तो वो द्वीप कौन सा भैया, वो द्वीप आपका जो होन्शू है यहीं पर, ऑप्शन नंबर इसका डी है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम मात्रा में रहती है। ओके, आगे देखिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक घनत्व का क्षेत्र भारत नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से भारत के बारे में पूछ रहा है कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि अधिक मतलब कि घनत्व वाला नहीं है इनमें से। केरल, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। तो बताने का प्रयास, सभी को पता होगा भाई, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या नहीं रहती, विरल आबादी है। पश्चिम बंगाल में घनी आबादी, केरल में भी है और चंडीगढ़ में भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जापान में जनसंख्या का घना जमाव कहाँ पर नहीं मिलता, बताएं। जापान में जनसंख्या का घना जमाव कहाँ पर नहीं मिलता है, फटाफट से बताने का प्रयास करें। कहाँ पर नहीं मिलता है पूछ रहा है। और औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं मिलता, औद्योगिक क्षेत्रों में मिलेगा, जाहिर सी बात है। नदी घाटियों में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर उचित मात्रा में मिट्टी और उर्वरक मिट्टी मिलेगी, इसलिए वहाँ पर लोग रहेंगे। समुद्र तटीय मैदानों में भी लोग रहेंगे। मध्य का जो पर्वतीय भाग होता है वहाँ पर कम लोग रहना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, तो यही ऑप्शन इसका होगा। ओके, आगे देखें। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम कौन सा सही इनमें से, यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार से। तो इनमें से बात किया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है। तो भैया भारत के दो दो ऑप्शन है, वैसे आपके कट गए। ओके, सबसे ज़्यादा चीन में, फिर दूसरे नंबर पर भारत में है। इन दोनों में दूसरे नंबर पर भारत है। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो पड़ता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तीसरे नंबर पर कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो देखिए बी वाले में संयुक्त राज्य अमेरिका दिया, इसमें इंडोनेशिया दिया, यही आपका गलत गलत हो गया। ऊपर वाला बी, नीचे के दो तो आपके गलत ही हैं। तो आपका सही कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है, चाइना में है, फिर भारत में है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर इंडोनेशिया में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना भाग है। दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना भाग कौन सा भाई, मध्य चिली या फिर कैरेबियन तट या ब्राज़ील या फिर जो है लार लात बेसिन, बताएं। दक्षिणी अमेरिका का सबसे घना जो भाग है वो कौन सा भाई, दक्षिणी अमेरिका का सबसे जो घना भाग है वो ब्राज़ील वाली जो एरिया है वो। दक्षिणी अमेरिका ये कोई देश नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में बहुत सारे देश हैं ऑलरेडी। दक्षिणी अमेरिका एक महाद्वीप है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। ब्राज़ील तो भाई बड़ा देश है, ये है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में सबसे घनी जनसंख्या मिलती है। अफ्रीका में सबसे घनी जनसंख्या कहाँ पर मिलती है, नील नदी के डेल्टा में। तो बिल्कुल नील नदी का जो डेल्टा, नदियों के किनारे ज़्यादा, नदियों के किनारे, नदियों का जो मैदानी भाग होता है वहीं पर ज़्यादा जनसंख्या। जैसे उत्तर प्रदेश, भारत में आप देखेंगे नदी का इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर जलोढ़ मृदा है बढ़िया, उर्वरक है, वहीं पर लोग रहते हैं। और जो है दुआब क्षेत्र जो होता है, दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है, वहाँ पर खासकर लोग ज़्यादा निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी वगैरह भी नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और साथ ही साथ की जो है वो मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है, और जल भी मिल जाता है ठीक ठाक। तो ये चीज़ें हैं। तो अफ्रीका में सबसे घनी जो जनसंख्या मिलती है वो नील नदी का जो डेल्टा है, यानी कि जब नील नदी जो होती है अपनी वृद्धावस्था तक पहुँची तो डेल्टा का निर्माण करती है। तो उसी डेल्टा माने होता है कि नदियाँ छोटी छोटी धाराओं में ऐसे ऐसे कट जाती हैं, तो उसके बीच की जो एरिया बचती है, जगह जो बच रही बीच बीच में, यहीं पर लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। ओके, तो अफ्रीका में जो है सबसे घनी जनसंख्या नील नदी के डेल्टा में मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अच्छा, भूमध्य सागरीय तट पर इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि भूमध्य सागर पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और पठार और पश्चिमी सूडान यहाँ पर तो जनसंख्या की वैसे कमी। तो इस प्रकार से चीज़ें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है, बताने का प्रयास करें सभी लोग। मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक अधिक प्रभावशाली है, जलवायु या मिट्टी या धरातल या खनिज संपत्ति, बताएं भाई। तो मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे अधिक जो प्रभावी कारक है वो जलवायु होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न में से किस नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। निम्न में से किस नगर की जनसंख्या सबसे अधिक है भैया, लंदन की, टोक्यो की, मॉस्को की या न्यूयॉर्क की। तो जनसंख्या सबसे अधिक जिस नगर की है वो नगर है आपका टोक्यो। ओके, टोक्यो, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। जापान की राजधानी टोक्यो। ओके, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके समक्ष आएगा कि विश्व का वर्तमान जल घनत्व है। बताएं विश्व का वर्तमान जल घनत्व कितना है, बताओ भाई। अच्छा, आपसे पूछे कि विश्व में जनसंख्या घनत्व कैसा है। विश्व का जनसंख्या घनत्व जो है वो 42 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में निवास करते हैं। ओके, 42 लोग यानी कि 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आप लिखेंगे। ये विश्व का एक प्रकार से क्या है, प्रतिरूप है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का वर्तमान जनघनत्व है। विश्व का वर्तमान जनघनत्व कितना है भैया। अच्छा, वही प्रश्न प्रश्न पूछ लिया गया। विश्व का वर्तमान जनघनत्व कितना है, वर्तमान। अच्छा, वर्तमान पूछा जा रहा है ना। अच्छा, विश्व में जनसंख्या घनत्व अगर पूछे और वर्तमान जनघनत्व पूछे तो एक प्रकार से बात तो वही 42 लोग के आसपास, तो 42 लोगों के आसपास निवास करते हैं। ओके, 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आप लगा दीजिएगा, वैसे 42 है। और जनसंख्या बढ़ती ही गई, तो अब अगर जनसंख्या वर्तमान की बात की जाएगी, अगर वर्तमान की बात की जाए, वैसे तो जनसंख्या घनत्व जो निकाला गया था वो 42 के आसपास आया था, तो उससे बढ़ेगा ही, घटना तो चाहिए नहीं, तो 41 तो मत लगाइएगा। अब इससे जो बड़ा हो 42 से, तो 51 लगाइएगा, चूँकि क्या होगा, अब बढ़ गई है जनसंख्या घनत्व बढ़ा, चूँकि जनसंख्या बढ़ी है, तो ऑप्शन इसका ये लगाइए, ज़्यादा बेटर यही रहेगा। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा भैया, तो चाइना जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर यूएसए है, और उसके बाद में फिर आपका इंडोनेशिया वगैरह। अगला प्रश्न है प्रवर्जन सिद्धांत का जन्म किसने किया। प्रवर्जन सिद्धांत का जन्म किसने किया भैया, जी टेलर ने, यानी ग्रिफिथ टेलर, या मैकियंडर, या कुमारी सेम्पुल, या हंटिंगटन। तो बताएं भाई, प्रवर्जन सिद्धांत का जन्म जो देने वाले विद्वान हैं वो हैं ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके समझ, सघन आदिवासियों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से पुकारा है। गलत जो मतलब कि जो इनमें से सघन आदिवासियों को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न नामों से पुकारा है, गलत जोड़ा बताइए। इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है, यानी कि सही तीनों आपको छांटना है। इनमें से गलत जो होगा अभी मैं बता दूंगा। पहला है कि न्यायिक बस्ती, फिंच एवं टिरवार्थरा, ये इन्होंने डिवाइड किया बिल्कुल। न्यायिक बस्ती इन्होंने बताया था। पुंजित बस्ती को ब्लास बीडा लीला ब्लास ने बताया था। जीन्स प्रोन्स ने संकेंद्रित बस्ती बताई थी, तो ये हो गया, ये तीनों तो बिल्कुल करेक्ट हैं। हंटिंग गटन ने सघन बस्ती नहीं बताई, तो ऑप्शन नंबर इसका ये डी वाला करेक्ट होगा। ओके, आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि जो है ग्रामीण बस्तियों में आप किस निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। ग्रामीण बस्तियों की बात कर रहा है यहाँ पर। जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण दिखाई पड़ रहा है आपको क्या, ग्रामीण दिखाई पड़ रहा है ना। अच्छा, ग्रामीण होना चाहिए, ग्रामीण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ग्रामीण बस्तियों में आप निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करेंगे। ग्रामीण सेवा केंद्र को, या ग्रामीण विकास केंद्र को, या ग्राम को, या नगरीय ग्राम को, बताएं भाई। तो ग्रामीण बस्तियों में जो है जो आपका नगरीय गांव होता है ये शामिल होगा। ग्रामीण बस्तियों में क्या शामिल होगा, ग्रामीण बस्तियों में ग्रामीण सेवा केंद्र शामिल होगा, बिल्कुल। ग्रामीण विकास केंद्र, या ग्राम, या नगरीय ग्राम, बताएं क्या क्या शामिल होगा, क्या शामिल नहीं होगा। फटाफट से बताने का प्रयास करें भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ग्रामीण जो है, जो नगरीय गांव होते हैं वो शामिल नहीं होते, बाकी सब। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, फार्म गृह सामान्यता कहाँ नहीं पाए जाते। फार्म गृह सामान्यता कहाँ नहीं पाए जाते, संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, या फिर कनाडा में, या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो फार्म गृह जो होते हैं सब अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाते हैं फार्म गृह। भारत में तो 98 लोग जाते रहते हैं। चलिए, वैसे भारत भारत में ही फार्म गृह वगैरह नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ग्रामीण अधिवासों में फीता या डोरी प्रतिरूप कहलाता है। फीता या डोरी प्रतिरूप जो होता है इसको रेखीय प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि फीता और डोरी सीधी होती है तो इसीलिए एक रेखा में, तो ये प्रतिरूप होता है। ओके, और जो पिछली वीडियो मैंने बताई थी उसमें हमने प्रतिरूप के प्रकार, नदियों किनारे कौन से प्रकार बनेंगे, ये सब पूरा बताया था। अच्छा देखिए, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। बताएं, किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा भैया, तो ये निहारिकीय प्रतिरूप में आएगा। चूँकि झील जो होती है निहारिका की भांति होती है, तो इसीलिए उसके आकार के निहारिकीय आकार का जो है गाँव माना जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप को हम क्या कहेंगे। भारत में जो गंगा यमुना का मैदानी भाग है उसमें जो व्यक्ति रहते हैं, जो ग्रामीण अधिवास है, उसके प्रतिरूप को हम क्या कहेंगे, उसको हम आर्य प्रतिरूप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि जो है, भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, किसने कहा।
भारत आदर्श ग्रामीण बस्तियों का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है, ऐसा किसने कहा? तो किसने कहा था? ये कहा था बिडाल डीला ब्लास ने। ऑप्शन नंबर इसमें दिया नहीं तो बिडाल डीला ब्लास आप लगा दीजिएगा। क्या? बिडाल डीला ब्लास लगा दीजिएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि जनसंख्या के आधार पर, प्रश्न है कि जनसंख्या के आधार पर नगरों को कितने वर्ग हैं? बताइए, जनसंख्या के आधार पर नगरों के कितने वर्ग हैं भैया? जनसंख्या के आधार पर नगरों के अगर वर्गों की बात की जाए तो 6 प्रकार के वर्ग होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं भैया? तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नगरों के विकास की मुख्य रूप से 7 अवस्थाएं बता मानी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, 7 अवस्थाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, महानदी गोदावरी तथा कृष्णा, महानदी गोदावरी तथा कृष्णा आदि के यानी कि नदियों के डेल्टाओं पर किस प्रतिरूप के गांव मिलते हैं? यानी कि नदियों के जो डेल्टाई एरिया होते हैं उस एरिया में कैसे प्रतिरूप गांव के मिलते हैं? अनाकार प्रतिरूप मिलते हैं, सीढ़ी प्रतिरूप, या फिर पंखा प्रतिरूप, या चौकोर प्रतिरूप? चूंकि जो है जो डेल्टा होता है पंखाकार का होता है, इसीलिए पंखाकार प्रतिरूप यहाँ पर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ग्रामीण अधिवास किसे नहीं रख मतलब ग्रामीण अधिवास में किसे नहीं रखा जाता? ग्राम को, नगरीय ग्राम को, ग्रामीण विकास केंद्र को, या ग्रामीण सेवा केंद्र को? तो अभी इसका हमने बताया होगा। तो ग्रामीण अधिवास में जो हम नहीं रखते हो, किसको नहीं रखते भैया? नगरीय गांव को हम नहीं रखते इसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पिग्मी निवासी हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी भैया? कांगो बेसिन की, श्रीलंका के, या फिर अमेजन बेसिन, या कालाहारी? कालाहारी मरुस्थल है, अमेजन एक नदी है तो उसकी जो बेसिन है यानी घाटी वगैरह में, या कांगो नदी भी है, कांगो जायरे, तो इसके बेसिन यानी घाटी वगैरह में। तो बताएं, प्रश्न है कि पिग्मी जो जनजाति होती है, पिग्मी जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो भैया कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका जो है आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यानी ये ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शिकार करने का हारपून नामक यंत्र किसका है? शिकार करने का हारपून नामक यंत्र किसका होता है? बुशमैन लोग जो है हारपून का प्रयोग करते हैं, एस्किमो जनजाति के लोग, पापुआन, या फिर बुद्धा? बताएं, बिद्दा। तो किसने किया? एस्किमो जो हैं उनके शिकार करने का जो हथियार है यानी यंत्र है वो हारपून कहलाता है, एस्किमो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, ग्रांड बैंक स्थित है अटलांटिक महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या हिंद महासागर में, या आर्कटिक महासागर में? बताइए। तो ग्रांड बैंक जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा यानी पिछड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे पिछड़ा महाद्वीप कौन सा भैया? सभी को पता होगा, अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का सबसे पिछड़ा महाद्वीप है। इसके अलावा भविष्य का महाद्वीप भी अफ्रीका को ही कहा जाता है। किसका? भविष्य का महाद्वीप कौन है? अफ्रीका ही भविष्य का महाद्वीप भी है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। क्योंकि ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो वो भी अफ्रीका ही है। ओके, द्वितीय नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है अफ्रीका है। पहले नंबर पर आपका सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। आगे देखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है यानी कि ठीक ठाक है? इजराइल, भारत, या फिर चीन, या ब्राज़ील? निम्न में से कौन सा राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है भैया? तो इजराइल जो है आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। कोई कुछ कहे या ना कहे, हर मामले में सक्षम है। 57 देश जो इधर उधर आज चिल्ला रहे हैं भारत के ऊपर, उनको एक ही मिनटवा में ऐसे कपकपी छोड़वा देता है। इजराइल अकेले अकेले है, लेकिन कहता है कि अगर कुछ ने बोले तो रपटाए रपटाए मारत देखा। ये मेरे बतावत है इजराइला, समझो। इजराइल के पास वो शक्ति है जो एक प्रकार से सोचो, इजराइल का हर व्यक्ति जो है अपने आप में सैनिक है। अपने यहाँ पर जैसे एनसीसी वगैरह कुछ छात्रों को लेते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि मिलिट्री साइंस आपको पढ़ना परम आवश्यक होता है, शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। जिस प्रकार से यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी पढ़ते हो आप, उसी प्रकार से वहाँ पर यह पढ़ना कंपलसरी ही है। क्या पढ़ना कंपलसरी है? मिलिट्री साइंस। ओके, और वहाँ पर शस्त्र का जो एक प्रकार से वो होता है ट्रेनिंग, वो भी करवाई जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ का सैनिक है। टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पर तो है ही है। नंबर 1 मतलब कि अपने हिसाब से उधर के एरिया में नंबर 1 है। बोलते बोलने वाला उसको कोई है वह नहीं।
भारत का परम मित्र है। भारत को बस एक बार बता देना कि भैया अच्छा इधर उधर कुछ करना है, तुरंत पांसा पलट देगा जब चाहेगा तब। तो इसके लिए कोई जो है ये नहीं कि 57 देश आ गए हैं तो बस इनसे डर करके छुप जाओ कहीं कोने में जाके। ये सब जितने हैं पूरे के पूरे भारत, अच्छा भारत अकेले अगर चाह ले तो भारत का कुछ कर नहीं पाएंगे ये सब। लेकिन अब हमारी लोगों की वसुधैव कुटुंबकम की जो एक प्रकार से जो मर्यादा भावना है, इसी के लिए थोड़ा सा भारत जो है कुछ नहीं करता है इन सभी देशों के लिए। चूँकि जब मर रहे थे ये सारे देश कोरोना की वजह से, तो अमेरिका और कोई देश नहीं आया था वैक्सीन देने के लिए, तब भारत के मोदी जी ने इनको वैक्सीन दिलवाई थी, वो भूल गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ है? तो भैया कौन है? इजराइल है। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक व्यवसाय का सीधा संबंध होता है। प्राथमिक व्यवसाय का सीधा संबंध होता है किससे होता है भैया? प्रकृति से। प्राथमिक व्यवसाय का संबंध प्रकृति से सीधा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को समझने का प्रयास। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव का प्रथम अधिकार है मतलब आविष्कार है। मानव का प्रथम आविष्कार है भाई, क्या है? आग है, लोहा है, कृषि है या पहिया है? तो मानव का प्रथम आविष्कार क्या है भैया? आग की खोज जो है ये मानव का प्रथम आविष्कार है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मानव का प्राचीनतम कार्य क्या है? मानव का प्राचीनतम कार्य क्या है भैया? बताने का प्रयास करें सभी लोग। मानव का प्राचीनतम कार्य क्या है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। मानव का प्राचीनतम कार्य क्या है? मानव का प्राचीनतम कार्य क्या है? फटाफट से बताएं। सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मानव का प्राचीनतम कार्य क्या है? मानव का प्राचीनतम कार्य क्या है? कृषि करना, शिकार करना या फिर पशुपालन या फिर खनन? बताने का प्रयास करेंगे। तो मानव का जो प्राचीनतम कार्य है वो क्या है भैया? वो आपका जो है वो शिकार करना जो है सबसे पहला कार्य मानव का यही था। सबसे पुराना कार्य शिकार करना, शिकार करके खाते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, चलवासी पशुचारण के लिए कौन सा अधिक मतलब कि कौन अधिक प्रसिद्ध है? बताएं। पशुचारण के लिए पशुचारण के लिए कौन सा अधिक प्रसिद्ध है? भील जनजाति या फिर संथाल या फिर किर्गिज या पिग्मी? बताएं। तो जो किर्गिज जनजाति है ये चलवासी पशुचारण के लिए अधिक प्रसिद्ध है। ओके, सी ऑप्शन यानी किर्गिज जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक कार्य नहीं भैया? बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक कार्य नहीं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्राथमिक कार्य नहीं है? ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है खनन, ऑप्शन सी है उद्योग और ऑप्शन डी है आखेट। तो भैया देखो, कृषि तो भाई प्राथमिक कार्य है, खनन भी प्राथमिक कार्य है और आखेट यानी शिकार करना भी जो है क्या है? ये शिकार करना भी प्राथमिक कार्य ही है। अब आपको सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? उद्योग। तो उद्योग ये जो है, यही उद्योग जो है क्या है? ये उद्योग जो है ये द्वितीयक या तृतीयक में आएगा आपका। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ये प्राथमिक कार्य नहीं है। ओके, प्राथमिक कार्य क्या होते हैं? जो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं वो प्राथमिक कार्य होते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए फिर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष? अगला प्रश्न क्या है? फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व की पशुचारक जाति है। विश्व की पशुचारक जाति कौन सी है? बताएं। बुशमैन, बद्दू, पिग्मी या किर्गिज? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विश्व की पशुचारक जाति कौन सी जो पशुओं को ज़्यादा चराती है वो कौन सी भाई? सी ऑप्शन बुशमैन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, वन संग्रहण किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? वन संग्रहण किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? द्वितीयक, प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक? बताएं। फटाफट से बताएं। तो वन संग्रहण यानी कि जो वनों का संग्रहण करना होता है, ये किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? तो ये प्राथमिक जो है ही आती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, झूमिंग कृषि किस प्रकार की कृषि है? प्रारंभिक कृषि। बिल्कुल, झूमिंग कृषि जो है प्रारंभिक कृषि। झूमिंग कृषि क्या होती है? झूमिंग कृषि मतलब होता है जैसे जिसको आप जो है ये कहते हैं काटो और जलाओ कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है झूमिंग कृषि में? खास करके क्या होता है झूमिंग कृषि मतलब होता है कि जैसे कि जो जनजाति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक जगह पर पहले जंगलों को जो है सफाते हैं, उसमें कृषि करते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, पेड़ और जो होते हैं उसके आसपास पर उस पेड़ को काटते हैं। उसके बाद में क्या होता है, पेड़ को काट करके वहीं पर कृषि करते हैं। उसके बाद में जब उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है उस मिट्टी की, तो उसके बाद में क्या करते हैं, उसको जो है एक प्रकार से क्या करते हैं, जला करके या फिर उसको वही छोड़ करके फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं
और पेड़ काटते हैं, उसके बाद में वहीं पर जो है आग लगा देते हैं, झाड़ी साफ हो गई, उसके बाद में फिर वहीं पर दूसरे स्थान पर कृषि करते हैं। फिर जब उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से प्रक्रिया चलाते रहते हैं। तो इसी को हम झूमिंग कृषि या स्थानांतरणशील कृषि या फिर इसी प्रकार से इसी कृषि को प्रारंभिक कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, या एक काटो एंड जलाओ कृषि भी कहते हैं। तो ये प्रारंभिक कृषि होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण कृषि कहाँ की जाती है? स्थानांतरण कृषि जो होती है ये कहाँ पर की जाती है? समुद्र तटों पर, मरुस्थलों में, घास बहुल्य क्षेत्र में या जंगलों में? तो भाई किस में की जाती है? ये जो है कृषि जो होती है जंगलों में की जाती है। मैंने बताया कि जंगलों में काटो और जलाओ कृषि, स्थानांतरण कृषि और झूमिंग कृषि, ये सब एक ही कृषि का एक अलग अलग नाम है। चाहे झूमिंग कृषि कहो, चाहे स्थानांतरणशील कृषि कहो, और चाहे जो है काटो और जलाओ कृषि कहो, ठीक है। ये सब कृषि एक ही। अगला प्रश्न देखिएगा, दुग्ध व्यवसाय के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दुग्ध व्यवसाय के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है न्यूजीलैंड, यूएसए, डेनमार्क या आयरलैंड? बताएं। दूध के व्यवसाय के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है इनमें से वो डेनमार्क है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कृषि को लदांग कहा जाता है, कहाँ कहा जाता है? कृषि के लिए लदांग जो शब्द है ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? कृषि को लदांग जो है श्रीलंका में कहा जाता है, या मलेशिया में, या म्यांमार में, या भारत में? बताएं। तो कृषि को लदांग जो कहा जाता है वो मलेशिया में कृषि को क्या कहता है? लदांग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कहवा पौधा है, कहवा माने काफ़ी, तो कहवा पौधा है कहाँ का भाई भैया? कहवा पौधा कहाँ का है? कहवा आपका जो है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, या मानसूनी है, शीतोष्णकटिबंधीय है, या शीतकटिबंधीय है? तो कहवा जो है ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय, यानी गर्मी वाले इलाके में। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्नों को जानने का प्रयास। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग भाई। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास और लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलें अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि प्रकृति में मानव का स्थान नामक पुस्तक किसकी है? प्रकृति में मानव का स्थान ये पुस्तक है, ये पुस्तक किसने लिखी है? डार्विन ने लिखी, या फिर हक्सले ने लिखी, या आर्थर होम्स मतलब आर्थर स्मिथ ने लिखी? बताएं। तो प्रकृति में मानव का स्थान इस पुस्तक के लिखने वाले हैं हक्सले महोदय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पिथेकैंथोपस, जो है कैंथोपस इरेक्टस, ये जो है नाम किसका रखा गया था? जावा मानव का, या पिकिंग मानव का, या होमो इरेक्टस मानव का, या फिर सभी मानव का? तो भाई जो है पिथेकैंथोपस इरेक्टस ये वैज्ञानिक नाम है, जावा मानव को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके समक्ष है, नियंडरथल मानव का पूर्वज किसे माना जाता है? नियंडरथल जो मानव था इसका पूर्वज किसे माना जाता है? पैलिएंथ्रोपस को, या फिर इयोएंथ्रोपस को, या फिर पेरेंथोपस को, या फिर पोपली ओपैथस को? बताएं। तो जो है पैलियो पैली जो है पैलियोंथ्रोपस जो है मानव होता है उसी को जो है नियंडरथल मानव का पूर्वज माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मैक्सिको किस सांस्कृतिक परिमंडल में है? मैक्सिको किस सांस्कृतिक परिमंडल में भैया? अरब मुस्लिम परिमंडल, लैटिन अमेरिका, या आंग्ल अमेरिका, या पूर्वी एशिया? तो जो मैक्सिको है ये किस परिमंडल में भैया? तो ये आपका लैटिन अमेरिका में। इसके परिमंडलों के बारे में और सांस्कृतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से मैंने उस वीडियो में पहले वाले में बता रखा है कौन कौन से देश किस में है, तो एक बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक दृश्य भूमि है? निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक दृश्य भूमि है? नगर, क्रेटर, जलोढ़, या जलप्रपात? बताएं। नगर जो होता है सांस्कृतिक दृश्य भूमि है। सांस्कृतिक दृश्य भूमि क्या है? नगर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं? विश्व में कितने सांस्कृतिक प्रदेश हैं भैया? 6। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, प्रजातीय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया? प्रजाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया भैया? तो फ्राक्स महोदय ने 1570 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रजाति पर अध्ययन करने वाले विद्वानों में कौन सम्मिलित नहीं है? प्रजाति पर यानी जो प्रजाति है उस पर अध्ययन करने वाले विद्वानों में कौन शामिल नहीं भैया? क्रोबर महोदय, गिस्बर्ट, या फिर टोपिनार्ड, या फिर हाइडन? बताएं। तो कौन शामिल नहीं भैया? तो जो गिस्बर्ट महोदय हैं ये प्रजातियों पर अध्ययन करने वाले विद्वानों में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन जो है गिस्टबर्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है स्क्रीन पर, देखें। प्रश्न है कि कपाल सूचकांक मानव प्रजाति को वर्गीकृत करने का प्रमुख तरीका है, ये कथन है। कथन क्या है एक बार फिर से सुनिएगा सभी लोग। कपाल सूचकांक यानी माथा वाला, तो कपाल सूचकांक मानव प्रजाति को वर्गीकृत करने का प्रमुख तरीका है। निम्न में से
किसने इसे आधार माना? कपाल सूचकांक को अध्ययन कर ले और उसी के हिसाब से मानव प्रजातियों का विभेद कर दें, ऐसा किसने माना? टोपिनार्ड ने या हक्सले ने या फिर ग्रिफिथ टेलर ने या डिक्सन ने? बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, ग्रिफिथ टेलर। ओके, इन्होंने जो है कपाल सूचकांक को मानव प्रजाति को वर्गीकृत करने का प्रमुख तरीका माना। अगला प्रश्न है, बी एस गुहा के वर्गीकरण के अनुसार सर्वप्रथम भारत में किस प्रजाति के लोग आकर बसे थे? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड या मंगोलाइड या भूमध्य सागरीय? बताएं। तो बी एस गुहा के अनुसार, वर्गीकरण के अनुसार सर्वप्रथम भारत में जो विकसित प्रजाति है वो निग्रिटो प्रजाति आकर के बसे। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि मसाई का निवास स्थान है। मसाई का निवास स्थल क्या है भाई? बताने का प्रयास करें सभी लोग। मसाई का निवास स्थल क्या है? फटाफट से बताएं। मसाई जो जनजाति है इसका निवास स्थल क्या है? बताएं। वैसे बताओ कि कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति मिलती है वो कौन है? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में आपको मिलेगी। इग्लू किसके घर को कहा जाता है? तो एस्किमो जनजाति जो है उसके घर को इग्लू कहा जाता है। हारपून नामक यंत्र का प्रयोग कौन करता है? एस्किमो जनजाति के लोग ही करते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि मसाई का निवास स्थल है, तो मसाई का निवास स्थल क्या है भाई? उत्तरी अफ्रीका या फिर मध्य अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका या पूर्वी अफ्रीका? तो मसाई लोग जो निवास करते हैं पूर्वी अफ्रीका में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एस्किमो का निवास स्थल है। एस्किमो का निवास स्थल है भाई कनाडा, अंटार्कटिका, पश्चिमी यूरोप या मध्य एशिया? बताएं। एस्किमो का निवास स्थल है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एस्किमो का निवास स्थल क्या है? कनाडा, अंटार्कटिका, मध्य एशिया, पश्चिमी यूरोप? फटाफट से बताएं। तो एस्किमो का क्या निवास है भाई? एस्किमो का निवास स्थल है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बुशमैन का प्रमुख उद्यम क्या है? बुशमैन जो जनजाति है उसका प्रमुख प्रमुख उद्यम क्या है? आखेट करना यानी शिकार करना, वन वस्तु संग्रह करना यानी वन की जो वस्तु यानी कि जो सामान है उनको इकट्ठा करना, या स्थानांतरणशील कृषि करना, या पशुचारण करना? तो बुशमैन का जो प्रमुख क्या है? बुशमैन जो जनजाति उसका जो प्रमुख उद्यम है वो क्या है भाई? वो क्या है? तो बुशमैन जनजाति का प्रमुख उद्यम उद्यम है शिकार करना यानी आखेट करना। अगला प्रश्न देखिएगा, रियंडर जो कि कुत्ते की भांति होता है, तो रियंडर किस जनजाति से संबंधित है? तो मसाई यानी कि जो उसका मतलब कि खींचने वाला जो मानव होता है उसी को कहते हैं, मतलब कि जो जानवर होता है, जो वहाँ की जो बैलगाड़ी होती है ना, जो बैल खींचता है, तो उसी जो है गाड़ी को खींचने वाले जो है जानवर जो होते हैं रियंडर। बताएं, रियंडर के जनजाति संबंधित है तो मसाई से, किर्गिज से या फिर एस्किमो से, गोंड से? तो भाई जो ये है आपका रियंडर, ये एस्किमो जनजाति से। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़िएगा सभी लोग फटाफट से। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है? तो भारत में आप देखिए महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में? तो भारत के जो है छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसमें आप देखेंगे जनजातियां अधिक मात्रा में निवास करेंगे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वृक्ष पर झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं, वृक्ष पर झोपड़ी बनाकर निवास करते हैं बुशमैन लोग या पिग्मी लोग या सेमांग लोग या फिर बोरो लोग? बताएं। यानी ये सब जनजाति के नाम हैं। तो जो है वृक्ष पर झोपड़ी बना करके जो रहने वाले जो जनजाति है वो आपकी है सेमांग जनजाति। कौन सी जनजाति? सेमांग जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? रेड इंडियन भारत, यही गलत होगा। रेड इंडियन जो है अमेरिका से संबंधित है। सभी लोग ये मत लगाइए, इंडियन देखकर केवल लगाइएगा कि भारत का है। रेड इंडियन अमेरिका में रहती हैं। ओके, तो यही गलत हो गया आपका। बाकी पिग्मी कांगो बेसिन ठीक है, एस्किमो कनाडा ठीक है, मसाई पूर्वी अफ्रीका ठीक है, ये सब ठीक है भाई। तो मसाई कहाँ है? मसाई पूर्वी अफ्रीका ठीक है बिल्कुल। एस्किमो का निवास स्थल मध्य एशिया ठीक है, और ये सब क्लियर हो गया। ये बात ध्यान रखिएगा। रेड इंडियन जो है ये अमेरिका से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मध्य एशिया किस जनजाति का निवास क्षेत्र है? मध्य एशिया में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन, बद्दू या किर्गिज या पिग्मी? तो भाई किर्गिज जनजाति के लोग मध्य एशिया में निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बढ़िया प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है कि मंगोल जाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं बताइए। मंगोल जाति की प्रमुख शारीरिक विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं भैया? ऑप्शन है, त्वचा का रंग हल्का भूरा, हल्का भूरा, व नाक जो है लंबी लंबी नहीं होती, नाक इनकी पतली होती है। बाल लहरदार नहीं होते, सीधे और चपटे होते एकदम से। तो देखिए त्वचा का रंग भूरा तो होता है और पीला भी थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो नाक पतली होती है, देखिए यहाँ पर है, बाल सीधे होते हैं और चपटे होते हैं।
यही बी वाला करेक्ट होगा। त्वचा का रंग भूरा होता है, हल्का हल्का पीला होता है। आप देखें चाइना के लोगों का तो वही हाल, नाक पतली होती थोड़ी सी, चपटी होती है, और बाल सीधे होते हैं, चपटे होते हैं थोड़ा सा। आप देखेंगे पतले पतले खूब बाल होते हैं, सीधे सीधे एकदम से सिल्की टाइप के। तो ये चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। सिल्की माने क्या होता है? सिल्क माने रेशम होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कहते हैं कि आप बारवा तार बहुत सिल्की है, सिल्की माने रेशमी है। गाना भी तो रेशमी जुल्फ़े सरबती आंखें, तो ये यही रेशम माने सिल्क। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ठंडे मरुस्थल के लिए निवासी हैं? निम्न में से कौन ठंडे मरुस्थल के निवासी हैं? जो है भोटिया जनजाति, या एस्किमो जनजाति, या सेमांग जनजाति, या सकाई जनजाति। तो भाई इसकी बात की जाए अगर हम ठंडे मरुस्थल के निवासियों की, तो भाई कौन है ठंडे मरुस्थल के निवासी? ए भोटिया, सेमांग, एस्किमो, सकाई। तो एस्किमो जो है ठंडे मरुस्थल के निवासी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भील जनजाति किस राज्य में नहीं मिलती है? जरूरी नहीं मरुस्थल गर्म ही होता है, मरुस्थल बालू का भी एक मरुस्थल होता है। मरुस्थल माने होता है मरी हुई भूमि। जरूरी नहीं कि बालू है तो केवल वही मरुस्थल होगा, वही मरी हुई भूमि होती है। तो बालू गर्म मरुस्थल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, और भारत में आप देखिएगा मरुस्थल जो है, ठीक है, थार का मरुस्थल, ये सब। तो ये सब मरुस्थल गर्म मरुस्थल, जबकि आप देखेंगे जो अंटार्कटिका का मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल, सॉरी ठंडा मरुस्थल है। और ये सब मरुस्थल गर्म मरुस्थल है जो आप मैंने बताया सहारा वगैरह वाले। क्योंकि यहाँ पर बालू होती है और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि बालू जो होती है वो किसी भी चीज़ को सोखती भी ज़्यादा है और जो है निकालती भी। तो आप देखेंगे राजस्थान वगैरह में दिन में तो खूब गर्मी पड़ेगी और रात में जो है बालू से नमी बनेगी, ठंडक महसूस होगी। तो ये चीज़ है, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, राजस्थान की एक बड़ी फेमस बात ये भी है कि राजस्थान में आप देखेंगे तो कलरदार ज़्यादा चीज़ें पहनते हैं लोग, कलरदार पगड़ी वगड़ी खूब कलरदार, चौरंगी चतुर खूब चमकता हुआ कलर पहनेंगे। क्यों पहनते जानते हैं? क्योंकि वहाँ पर सब भूरे भूरा दिखाई पड़ता है जहाँ तक देखो तब। जैसे वहाँ पर ना तो पेड़ पौधे की हरियाली दिखाई पड़ती है ना कुछ। तो एक प्रकार से वो कहीं ना कहीं पे अपने हिसाब को चटक मटक दिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है वो जो है अपने आप को लगे कि हाँ यहाँ पर हरियाली है या इस प्रकार चीज़ें। तो चूंकि वहाँ सब सब सादे है, सादे बोदा, तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें चमक लाने के लिए कपड़े उपड़े ठीक खूब चमकदार पहनते हैं लोग। तो भील जनजाति किस राज्य में नहीं मिलती भैया? भील जनजाति जो आपकी ये मिलती नहीं है महाराष्ट्र में, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भील जनजाति आपको मिल सकती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, गोल गधेड़ा नामक उत्सव। गोल गधेड़ा नामक जो उत्सव है कहाँ पर मनाया जाता है? बताएं सभी लोग फटाफट से। गोल गधेड़ा नामक उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो भाई गोल गधेड़ा जो उत्सव है इसकी अगर बात की जाए, गोल गधेड़ा उत्सव की, तो ये जो है भील जनजाति जो होती है उसके द्वारा मनाया जाता है। भील जनजाति के द्वारा गोल गधेड़ा उत्सव जो है ये मनाया जाता है। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? गोंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति भैया? तो गोंड जनजाति जो है ये बात की जाए ये मध्य प्रदेश की बड़ी फेमस जनजाति है गोंड। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश में भी थोड़े बहुत मात्रा में आप देख सकते हो, लेकिन जो मुख्य रूप से इनकी जो है एक प्रकार से एरिया जो सबसे अच्छी खासी मात्रा में है वो कौन सी आपकी? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बतकही विवाह, बतकही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? बड़ी फेमस पद्धति बताएं। बतकही विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल जनजाति में, या थारू जनजाति में, या फिर टोडा जनजाति में, या भील जनजाति में? तो भैया थारू जनजाति में बतकही विवाह पद्धति शामिल मतलब की होती है। बतकही विवाह पद्धति जो है इसमें प्रचलित है। बतकही विवाह पद्धति किसमें? थारू जनजाति में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में शायद थारू जनजाति आप अधिक मात्रा में देख सकते हो, यूपी में भी आती आती रहती है। अगला प्रश्न है, जो है भालू नामक वस्त्र कौन पहनता है? बताएं, भालू नामक वस्त्र कौन पहनता है? फालू, फालू, भालू बोल दिया क्या? फालू, फालू नामक वस्त्र कौन पहनता है? बताएं, गोंड जनजाति के लोग, या संथाल के लोग, या फिर भील जनजाति के लोग, या नागा जनजाति के लोग? तो भैया जो फालू वस्त्र होता है वो पहनने वाले जो जनजाति है वो कौन सी? भील जनजाति के लोग पहनते हैं फालू नामक वस्त्र। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विवाह को किस जनजाति द्वारा जो है बपला जाता है? बताएं, विवाह को किस जनजाति द्वारा बपला कहा जाता है? विवाह को बपला किस जनजाति में कहा जाता है? बपला शब्द जो है विवाह के लिए किस जनजाति में प्रयोग किया जाता है भैया? संथाल में, गोंड में, थारू में, भील में? बताएं, तो किसमें? संथाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, संथाल जनजाति में। अगला प्रश्न देखिएगा, घोटुल किस जनजाति को कुमार गृह मतलब कि घोटुल किस जनजाति को कुमार गृह मानता है? मतलब कुमार गृह है। घोटुल किस जनजाति को कुमार गृह
है बताएं, भूटिया, संथाल या फिर गोंड या भील। ऑप्शन नंबर डी गोंड। तो घोटुल गोंड जनजाति को कुमार गृह जो है ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है गोरांग यानी कि कुमार गृह, कुमार गृह के जनजाति के मनोरंजन के केंद्र होते हैं। तो कुमार गृह जो होता है, वैसे देखिएगा घोटुल किस जनजाति को कुमार गृह मतलब कि को कुमार गृह, कुमार गृह माने जो है गोरांग। ओके, मनोरंजन का केंद्र होता है एक प्रकार से ये। बताएं, गोरांग कुमार यानी कुमार गृह किस जनजाति के मनोरंजन के केंद्र होते हैं भाई? तो गोरांग यानी कुमार गृह जो होते हैं वो नागा जनजाति के मनोरंजन के केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कारिल कृषि किस जनजाति में की जाती है? कारिल कृषि किस जनजाति में की जाती है भाई? तो भूटिया जनजाति में कारिल कृषि की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है? मानव प्रजातियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया भैया? तो किया था सर्वप्रथम किसने? हाइडन महोदय ने। किसने किया? हाइडन महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिया हाइडन करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न, एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत करने के बाद में वीडियो सेट हो पाती है। ओके, वीडियो बनाई जाती है बड़ी मेहनत के बाद में। आगे देखेंगे, नार्डिक प्रजाति के लोगों का कद कैसा होता है? बताएं, जो नार्डिक प्रजाति के लोग होते हैं उनका कद कैसा होता है? छोटा होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है या बहुत बड़ा होता है, मध्यम होता है? बताएं। नार्डिक प्रजाति के जो लोग होते हैं उनका कद जो होता है वो लंबा होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, द्रविड़ किस प्रकार मतलब किस प्रजाति से संबंधित हैं? द्रविड़ जो है वो निग्रोइड प्रजाति से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, डी करेक्ट होगा। तो ये बात क्लियर होगी आपकी। आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखें भाई सभी लोग। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि जी टेलर यानी ग्रिफिथ टेलर, प्रश्न आपके समक्ष है, ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की मानव प्रजातियों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया? फटाफट से बताने का प्रयास करें, थोड़ा समय थोड़ा सा पानी पी लो। ओके, तब तक आप लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की मतलब मानव प्रजातियों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में, 7 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में? बताने का प्रयास करें, सभी लोग कमेंट करिएगा। चलिए, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, उसके बाद में पुनः प्रारंभ करते हैं। बताओ भाई, बताओ सभी लोग, ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की मानव प्रजातियों को कितने मुख्य वर्गों में विभाजित किया है? बताइए। 7 वर्गों में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मानव की जन्मस्थली मानी जाती है, मानव की जन्मस्थली क्या मानी थी? महान झीलों वाला देश या मेसोपोटामिया या सिंधु घाटी क्षेत्र या विक्टोरिया झील का समीपवर्ती क्षेत्र? तो मानव की जन्मस्थली मानी जाती है, फटाफट से बताएं। तो विक्टोरिया झील की का जो समीपवर्ती क्षेत्र है वो मानव की जन्मस्थली माना था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक मानव का प्रारंभिक रूप है, आधुनिक मानव का प्रारंभिक रूप है भाई नियंडरथल्स या होमो मतलब इरेक्टस या होमोसेपियंस या फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस? बताएं, आधुनिक मानव का प्रारंभिक रूप जो है वो क्या है? होमोसेपियंस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आंतरिक लक्षण है, मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आंतरिक लक्षण क्या है? कद, त्वचा का रंग या फिर बालों की बनावट या जो है कपालधारिता? तो भाई मैंने अभी भी बताया था, एक विद्वान ने बताया था कपालधारिता यानी कपाल के हिसाब से, कपाल सूचकांक के हिसाब से बांटा जाता है प्रजातियों की मतलब कि उसका आधार बनाया गया था। तो मानव प्रजाति के वर्गीकरण का आंतरिक लक्षण जो है वो कपालधारिता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का रंग होता है, ऑस्ट्रेलियाइड जो प्रजाति होती है उनका रंग कैसा होता है? पीला होता है, काला होता है, लाल होता है, भूरा होता है? बताइए, बताएं। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति जो होती है उसका रंग काला होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था है, मानव विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है भाई? ऑस्ट्रेलोपिथेकस या फिर होमो इरेक्टस या नियंडरथलस या होमोसेपियंस? तो मानव विकास की जो प्रारंभिक अवस्था है वो क्या है? वो आपकी है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ओके, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, शिवापिथेकस, शिवापिथेकस आदि मानव की जन्म स्थली मानी जाती है, मेसोपोटामिया, यूनान का पठार या हिमालय या मंगोलिया? बताएं। तो शिवापिथेकस जो मानव हैं उनकी जन्मस्थली जो मानी जाती है वो हिमालय मानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
आदिवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो किस राज्य में? केरल में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। तो भैया किस में है? आदिवासियों की सबसे अधिक जनसंख्या जो पड़ती है आपकी, वो मध्य प्रदेश के आसपास पड़ती है। वैसे छत्तीसगढ़ में आप भी देखेंगे एसटी लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। ओके, आदिवासी वही हो गई, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। तो आप जो है क्या लगाएंगे? आदिवासियों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में इनमें से? तो इनमें से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश, इन दोनों में से एक ही होना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लगा दीजिएगा दोनों में से कोई एक। वैसे मध्य प्रदेश लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मध्य प्रदेश ज़्यादा बेटर है। वैसे छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए, जनसंख्या के हिसाब से आप मध्य प्रदेश लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मीणा किस राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है? मीणा किस राज्य की प्रमुख अनुसूचित जनजाति है? तो भैया ये राजस्थान की अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, संथाल के मुख्य निवास क्षेत्र हैं। संथाल का मुख्य निवास क्षेत्र क्या है? केरल है, झारखंड है, हिमालय है, फिर छत्तीसगढ़ है। संथाल का जो मुख्य क्षेत्र है वो क्या है? झारखंड है। ओके, ओरा, मुंडा, सिंथोल, मुइया, डुइया ये सब झारखंड के ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भील जनजाति निवास नहीं करती है? तो भारत के भाई जो है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में तो भील निवास करती है, अरुणाचल प्रदेश में भील जनजाति नहीं रहती। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, अगला प्रश्न सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि रुधिर वर्ग के आधार पर विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाला कौन है? रुधिर वर्ग के आधार पर, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसके आधार पर विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण करने वाला कौन है? कौन व्यक्ति है? जो है लिनक्स है, या फिर लैंड स्टेनर, या फिर डिक्सन, या फिर हाइडन? बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई लैंड स्टेनर, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जे.एच. हट्टन के वर्गीकरण के अनुसार अंडमान निकोबार के लोग किस प्रजाति के हैं? बताएं। तो जे.एच. हट्टन के अनुसार अंडमान निकोबार के जो लोग हैं वो निग्रोटो प्रजाति से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष है कि निम्न में से सर्वभक्षी कौन कहलाते हैं? निम्न में से सर्वभक्षी कौन कहलाते हैं? पापुआन जनजाति, या पिग्मी, या बुशमैन, या बोरो? बताएं। तो जो सर्वभक्षी कहलाते हैं वो पिग्मी जनजाति के लोग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस प्रजाति के घर को कराल कहते हैं? तो किस किस प्रजाति का घर कराल कहलाता है? बुशमैन, मसाई, या सेमांग, या जो है बहू? बताएं। तो किस प्रजाति का जो घर है वो कराल कहलाता है भैया? तो मसाई जनजाति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ये सब विश्व स्तर की जनजातियाँ। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इग्लू किस प्रजाति के घर हैं? इग्लू किस प्रजाति के घर है भैया? मसाई, एस्किमो, सकाई, किर्गिज। तो इग्लू जो है वो किर्गिज जो है प्रजाति के घर है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कयाक नामक नाव का प्रयोग कौन करता है? कयाक नामक नाव का प्रयोग करने वाला क्या है भाई? कौन है? एस्किमो जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यूर्त किस प्रजाति के लोग निवास गृह हैं? यूर्त किस प्रजाति के निवास गृह हैं? पिग्मी, बुशमैन, सकाई, किर्गिज? बताएं। किर्गिज यूर्त। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गौंड जनजाति किस प्रदेश की प्रमुख जनजाति है? गौंड जो है प्रश्न क्या है? गौंड जनजाति किस प्रदेश की जनजाति भैया? तो मध्य प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी कि मिलाना है आपको। तो एस्किमो जनजाति कहाँ का रहती है भाई? एस्किमो आपका लगेगा किस में? कनाडा में। एस्किमो कनाडा की जनजाति है। ऑप्शन नंबर इसका ये ए वाला गाँव में लगेगा। इसके बाद में बुशमैन की बात की है, तो बुशमैन किसका है? बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में ही आप देख सकते हो। तो ये हो गया। मसाई लोग जो हैं ये कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में, बिल्कुल पूर्वी अफ्रीका में जो है रहते मसाई। तो क्या हो जाएगा? सी का घा हो जाएगा। इसके अलावा बचा कौन? गोंड, छोटा नागपुर यानी मध्य प्रदेश, ठीक है इलाका। तो छोटा नागपुर का पठार। तो इस प्रकार से मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए ना। हो गया, तो इस प्रकार से मिलान कर लीजिएगा। एस्किमो जनजाति कनाडा, बुशमैन कालाहारी, मसाई जो है आपका पूर्वी अफ्रीका, और गोंड छोटा नागपुर। ओके, हो गया आपका। चलिए फिर, तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर जो है लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को देख लिया, सोशियो जियोग्राफी के। इसके अलावा मिलिट्री साइंस का भी मॉडल पेपर आपके समक्ष प्रस्तुत है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
तो मिलिट्री साइंस यानी कि सैन्य विज्ञान का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का हो चुका है, लिखित का जल्द ही आएगा। इसके अलावा इंग्लिश का भी हमने दे दिया, इसको भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके। इसके अलावा प्राचीन इतिहास का भी दे दिया है, मध्यकालीन इतिहास का, सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, होम साइंस का, सभी का दे दिया, संस्कृत का, हिंदी का। तो आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए सभी दोस्तों के पास अपने, और इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहे और आप अपनी तैयारी करते रहें। थर्ड सेमेस्टर में भी इसी प्रकार से आपकी तैयारी होगी। धन्यवाद।